Welcome to all. Here we are continuing our series of the chapter 2 Sports and Nutrition. Here is a part 2 lecture. So, in this lecture, we are going to detail study about the micronutrients. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे जो जैसे हमने मैक्रो को बताया था कि हमारे फूड का जो लार्ज प्रोपोर्शन या फिर मेजर प्रोपोर्शन जो उसको कंटेन करते हैं, हम उसको लार्ज अमाउंट में लेते हैं, इसलिए उसको मैक्रो बोला गया है। तो यहाँ पर जो मैक्रो आपको दिख रहा है वो माइक्रो लार्ज अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, इसलिए इसका नाम मैक्रो रख दिया गया है। मैक्रो मिनरल्स में आते हैं विटामिन और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में डीपली और डिटेल में। तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो बी पेशेंट। सो विटामिन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। विटामिन क्या होती है? विटामिन का वर्ड कहाँ से आया? वीटा और मिन से मिलकर बना है। वीटा का मतलब होता है लाइफ, मिन का मतलब होता है फूड। लाइफ का फूड, जिससे कि आपकी लाइफ सेव करी जाए, उस फूड को हम लोग विटामिन में रखते हैं। ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो आपको डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, इनका केवल यही रोल होता है। और साथ में ही ये हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। तो विटामिन्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो इनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। वन इज़ द फैट सॉल्युबल एंड अदर इज द वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जितने भी होंगे उन सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपलसरी पाया जाएगा और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। वाटर सॉल्युबल में क्या होता है, आपको नाइट्रोजन और सल्फर भी मिलेगा। अब इस ये जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से जो भी विटामिन है वो पोलर कंपाउंड बन जाता है और वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन है इसका। विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। वाटर सॉल्युबल है बी और सी। इसको याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, बी, सी, या फिर ए कौन से टाइप का है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। दिस टाइप क्वेश्चंस में अकर। अब यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि अगर आप लोगों को बोला जाता है कि विटामिन बहुत ही अच्छी चीज़ है, विटामिन कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, विटामिन न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो अगर आप इनको एक्सेस अमाउंट में ले लेते हो तो ये जो फैट सॉल्युबल है ये हमारे फैट के साथ जाकर स्टोर हो जाते हैं, हमारी बॉडी इनको फ्लश आउट नहीं कर सकती है अगर एक्सेस अमाउंट में है तो। वाटर सॉल्युबल जो हैं वो फ्लश आउट किए जा सकते हैं हमारी बॉडी से, विटामिन बी और सी जो हैं। ठीक, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमारे यूरिन के थ्रू इनको निकाला जा सकता है। डिस्कस करते हैं विटामिन ए के बारे में। पढ़ा लिखा नाम इसका है रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, अच्छी बात है। जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रॉड वे में इसको स्टडी करेंगे। तो जैसा कि सबको पता है, ये आई विजन के लिए इंपॉर्टेंस है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ दो और डिजीजेज हैं, क्रेटोमलेशिया और जीरोथैलेमिया। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। इसका जो कलर होता है येलो होता है और इसको यूवी रेज से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या फिर इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देंगे तो ये अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है। तो खाना पकाते समय हाई टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। धीमी आंच पे खाना पकाना चाहिए। देन रेटिनॉल जो होता है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, इसका यूज़ केवल आई को प्रोटेक्ट करने में ही नहीं होता है। ये जो होता है आपके टीथ की वाइटनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ में ही आपकी स्किन की जो भी रिंकल्स होते हैं, आपकी स्किन में रिंकल्स ना आए, वो स्मूथ रहे, अच्छी शाइन करती रहे, उसके लिए भी ये विटामिन इम्पॉर्टेंट रखता है। तो इसका जो यूज़ होता है कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रोडक्ट आपको दिखाया है, ये देखिए रेटिनॉल इसमें लिखा हुआ है। ये यूथनेस रिन्यूअल क्रीम है, नाइट क्रीम। और ये जो भी आपके टूथपेस्ट आते हैं उसमें भी रेटिनॉल का यूज़ करते हैं वाइटनिंग एजेंट के रूप में। देन ये जो होता है आपकी कम्युनिकेबल डिसीजेज जितनी भी होती हैं उन सबसे प्रोटेक्ट करने के काम आता है। सो इट्स वेरी गुड फॉर आवर इम्यून सिस्टम हेल्थ। बात किया था जैसे कि हमने क्रेटोमलेशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रेटोमलेशिया क्या होता है, जूनियर क्लासेस में चाहिए, थोड़ा सा वहाँ से रेफरेंस लेंगे। आई का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक लेयर पाई जाती है, आपकी जो भी आईलिड होती है और आपकी जो पिपल होती है उसके बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवाइटिस हो गया है, कई बार आपने देखा होगा आई लाल हो जाती है, तो ये इसी लेयर पे इन्फेक्शन के कारण होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो ये यहाँ की जो भी सेल्स हैं, जो ये कंजक्टिवा की सेल्स हैं, वो पुरानी तो डैमेज होती है, डेड हो जाती है, लेकिन नई जो है उसकी जगह बन के नहीं आती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होने लगता है कि
बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई बार हो जाता है और वो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर अल्सर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन कुछ हो जाती है। ये काफ़ी नॉर्मल प्राइमरी सिचुएशन है, इससे भी बहुत सीवियर सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विज़न जो है वो लॉस हो सकता है इस केस में, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे फिर पीपल पे अटैक करके उसको ख़राब कर देता है। नेक्स्ट इज द जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया के केस में क्या होता है, सेम सिम्टम्स है, सब कुछ होता है, लेकिन अभी क्या होता है ये आपकी टीयर ग्लैंड के ऊपर अटैक करती है। टीयर ग्लैंड जो होती है आपकी इस एरिया में पाई जाती है। यहाँ पर आप अपने देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा एक पिट होल होगा आपकी आइज़ में, शीशे में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आंसू निकलते हैं जब भी आप रोते हो। तो इस केस में क्या होता है कि जीरोथैलेमिया के केस में यहाँ के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उनकी जगह नई सेल्स नहीं बनती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो गई है। और फिर वही होता है बैक्टीरिया का अटैक और फिर विजन लॉस। सोर्सेज क्या हैं इसके, कॉड लिवर ऑयल से, एग्स है, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट की लेयर्स हैं, स्किम मिल्क है, ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स, अब इसमें कैरेट भी आ गई, और येलो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में मैंगो भी आ जाता है, पपाया भी आता है, ब्रोकली, स्पिंच, मोर डार्क लीव्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वन, विटामिन ए की हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई कि विटामिन ए क्या है इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स में इसका क्या यूटिलिटी है। तो स्पोर्ट्स में विटामिन ए को देखा गया है कि ये हमारे जो भी न्यूट्रिटिव फूड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, इनको ये स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो किसी भी एथलीट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सपोज दैट उसने कंपटीशन के पहले कार्ब लोडिंग में पढ़ाऊंगा बाद में कार्ब लोडिंग क्या होती है, शायद आप लोग 11th क्लास 11th में था आपके कोर्स में कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, वो आपने पढ़ा होगा मन लगा के, ऐसा मैंने उम्मीद करते हैं, ऐसा आपको याद तो होगी नहीं, तो खैर उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो विटामिन ए है उसको स्मॉलर अमाउंट में ब्रेक करने का काम करता है, और ताकि वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके ईजिली। ठीक, उसके बाद एक्सेस जो होता है, अगर सपोज दैट किसी एथलीट को दे दिया जाए कि हमने विटामिन ए उसको एक्सेस अमाउंट में दे दिया है, तो उससे क्या देखा गया है कि उसकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो और एंड्योरेंस में अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक, और अगर डिफिशियंसी है इसकी तो फिर लॉस करेगा ही, कि उसका जो एसिमिलेशन है फूड का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब वो खाना खा रहा है, उसको 50% एनर्जी मिलनी चाहिए थी, विटामिन ए की लॉस है, 30% ही एनर्जी पा रहा है उससे। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं ऐसे, रेसलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, उनको विटामिन ए सप्लीमेंट में लिया जा सकता है। देन कम ऑन द विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्सीफेरॉल। केमिकल बॉन्ड फॉर्मूला C28H44O, कलर वाइट होता है और ऑर्डरलेस होता है। ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट और मल्टीपल जितने भी अलग अलग आपके मिनरल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्पफुल होता है। तो क्योंकि ये केमिकल जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन्हीं से आपकी बोन्स बनती है, तो बोन्स की जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी जो कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, उसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोपेरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोथैलेमिया हो जाता है और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम से जुड़े हुए जितने भी डिसीजेज हैं वो सारी की सारी हो जाएगी, जितने भी कैल्शियम फास्फोरस से रिलेटेड डिसीजेज हैं। रिकेट सबको पता होगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में अभी बाद में डिफाइन कर दूंगा। ऑस्टियोमलेशिया आप देख लीजिए। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि ये बेसिकली वुमेंस में होता है 45 के अब जिनकी एज हो जाती है। इसमें क्या होती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है, उनके अंदर वो पावर नहीं रह जाती है कि वो आपकी बॉडी का लोड बेयर कर सके, और वो बेंड कर जाती हैं। ठीक, हाइपर थायराइड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है कि आपकी एक थायराइड ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन थायराइड प्रोड्यूस करती है, उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है और आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो अगर कैल्शियम उसको नहीं मिलता है तो आपके ब्लड में जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो पूरी पूरी नहीं पहुंच पाती है। ठीक, तो उसमें आपकी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस देख लीजिए, हमारी जो बोन है वो भी हमारे एक टिश्यू है, उस टिश्यू को सेल्स में बनाया होगा, तो ऑस्टियो सेल्स जो होती हैं वो आपकी बोन्स का फॉर्मेशन करती है। इस ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि पुरानी बोन्स, पुरानी जो सेल्स हैं ऑस्टियो सेल्स, वो तो डेड हो जाती है लेकिन नई उनकी जगह नहीं लेती हैं, तो धीरे धीरे क्या बोन खोखली होने लगती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि थोड़ा सा भी उस पर लोड पड़ते ही वो फ्रैक्चर कर जाता है। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ दिस विटामिन डी। अल्ट्रावायलेट सोर्स, सन रेज जो होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट में बी
बी रेडिएशन जो होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सी रेडिएशन में मत चले जाइएगा, नहीं तो आपका जो स्किन है वो बर्न कर जाएगा। ए रेडिएशन किसी काम का नहीं होता है। तो बी रेडिएशन जो होता है वो आपके विटामिन डी फॉर्मेशन में अच्छा होता है। फैटी फिश जितनी होती है, जैसे कि ट्यूना हो गई, जितने भी मतलब छोटी फिश को छोड़ के बड़ी बड़ी फिशेस होती है उसमें पाया जाता है, और बाकी तो जितने डेयरी प्रोडक्ट हो गए, एग योग हो गया, उसमें मिलेगा। विटामिन डी का ये स्पोर्ट्स में क्या यूटिलिटी है, तो विटामिन डी को ये देखा गया है कि जो भी रिकवरी टाइम है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, रिग्रेस एक्सरसाइज की, तो एक टाइम ऐसा आता है जैसे मैं आपको बोल दूँ 50 पुशअप लगाओ, तो आप 30 पुशअप लगाओगे, 31वें पे आप कहोगे बस अब मुझसे नहीं हो सकता है, इवन आपका हाथ भी नहीं उठेगा। तो उस कंडीशन को बोलने बाद मसल ब्रेकडाउन में चली गई। फिर आप 5 मिनट के लिए रेस्ट करोगे, फिर से आप पुशअप कर सकते हो। तो इस बीच के टाइम को जो 5 मिनट बोला गया है रिकवरी टाइम है। विटामिन डी की जिसके अंदर डिफिशियंसी हो जाती है उसका रिकवरी टाइम बढ़ जाता है। तो स्पोर्ट्स में देखा गया है कि जिसको ये विटामिन डी अच्छे से हम देते हैं, सप्लीमेंट्स के रूप में देते हैं, तो उसके अंदर जो रिकवरी टाइम है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिशियल सप्लीमेंट है स्पोर्ट्स के लिए। कौन से स्पोर्ट्स के लिए? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिए। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड रेसलिंग। विटामिन ई पे आ जाते हैं, पढ़ा लिखा नाम टोकोफेरॉल, C29H50O2 इसका केमिकल कंपाउंड फार्मूला है। इसकी डिफिशियंसी से जो होती है नर्व प्रॉब्लम होती है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंपल्स फ्रॉम द टच। जब आप टच करते हैं किसी भी चीज़ को तो आपका एक सिग्नल जनरेट होता है, उस सिग्नल के ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन तक वो सिग्नल सही से पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ जो होता है वो स्किन को प्रोटेक्ट करने में और स्किन को सॉफ्ट बनाने में, स्मूथ बना के रखने में ये हेल्प करता है। अगर किसी को रैशेस हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं रेडिएशन थेरेपी से, तो उसको विटामिन ई का ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो सही हो सकता है। इसके अलावा इससे अल्जाइमर डिसीज़ होती है इसके डिफिशियंसी से, इस डिसीज़ का नाम याद रखिएगा। और मसल के जनरेशन में ये हेल्पफुल है। पैरालिसिस हो सकती है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, स्लो ग्रोथ हो सकती है डिफिशियंसी से। ये हार्ट अटैक को रोकता है, और ये हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी मेन हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ये ब्लड कोगुलेशन जो होता है वो एक्चुअल में करता तो विटामिन के है, लेकिन ये कोगुलेशन में हेल्प करता है, एसेंशियल प्रोडक्ट है। और ये कैंसर अगर किसी को होता है तो उसको क्योर करने में, उससे बचाने में हमको मदद करता है। कैसे? क्योंकि ये स्ट्रेंथन करता है सेल मेम्ब्रेन को और स्किन को हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट दिखाया था ओडोमॉस, ये मच्छर भगाने का आता था, और इसमें ऊपर ने प्रमोशन के लिए लिखा हुआ था विद एडेड विटामिन ई। आप उसको एनलार्ज करके देख लीजिएगा। देन सोर्सेस क्या हैं इसके? वेजिटेबल ऑयल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं। विटामिन ई का स्पोर्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना है ही नहीं, किसी मोटर एबिलिटी से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। देन विटामिन के पे आ जाइए। विटामिन के को बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन का केमिकल कंपाउंड फार्मूला है C31H46O2। अब आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा हो कि इस विटामिन का नाम एफ क्यों नहीं रखा गया, सीधे के पर क्यों चले गए, तो उसके लिए है कि आपका ये जर्मनी में इसकी खोज हुई थी, और जर्मन वर्ड इसको दिया गया था कोगुलेशंस विटामिन, क्योंकि ये ब्लड के कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसके लिए इसको कोगुलेशन विटामिन दिया गया था। तो यही कोगुलेशन के से इसका नाम विटामिन के पड़ गया। बाकी ये ब्लड की क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रखता है, केवल बाहर की ही ब्लड ब्लीडिंग में नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स की ब्लीडिंग होती है उसमें भी हेल्प करता है। तो जैसे जो ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको विटामिन के हम वो सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि वो जल्दी हील कर सके इंटरनल सोर्स को। इसके अलावा जो विटामिन के होता है विटामिन ई और डी को असिस्ट करता है, यहाँ ई होना चाहिए था। ठीक, सोर्सेज क्या है इसके? ग्रीन लीफ वेजिटेबल सच एज ब्रूसल्स, फिश, लीवर, मीट, एग्स एंड सीरियल्स। विटामिन के का अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो ये इसका कोई खास इफेक्ट देखा नहीं गया है कि इसने कुछ अफेक्ट कर रहा हो, लेकिन कभी कभी कुछ एथलीट्स पे ये पाया गया है कि उनकी फिजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव कर देता है। बाकी इसका कोई खास लेना देना नहीं है हमारे एथलेटिक्स के परफॉर्मेंस पे। उसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
अब इसका नाम बी कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर 12 विटामिन है अलग अलग। अब केवल यही एक ऐसा विटामिन नहीं जिसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, इन सब के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन वो क्या है कि उन सबका जो फंक्शन है वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करता है, इसलिए हम उनको अलग अलग स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी विटामिन है उन सबका फंक्शंस जो है बॉडी के अंदर अलग अलग होता है, इसलिए इसको अलग से स्टडी किया जाता है। तो जो विटामिन बी होता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, जितने भी विटामिन पाए जाते हैं वो सारे के सारे हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्पफुल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये होते कितने तरीके के हैं, तो नंबर 1 हो गया इसका B1। हम लोग इसको पूरा अलग अलग 12 के 12 अलग अलग डीप स्टडी करेंगे। और दूसरी बात, ये आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक आप देख लीजिए, आपको कहीं पर भी आपके 12 के 12 विटामिन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो फॉर योर फ्यूचर एंड अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और योर एग्जामिनेशन, आप ये इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। विटामिन B1 जो होता है इसका केमिकल नाम होता है थायमीन, इसको थायमीन के नाम से जानते हैं। और सॉल्टी टेस्ट में होता है, कलरलेस होता है, ईस्ट की तरह स्मेल करता है। ये विटामिन ए को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। जैसे विटामिन डी जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, इससे ये विटामिन ए को डिसिमुलेट होने में बॉडी में हेल्प करता है। दूसरा, ये अपनी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका जो अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, हमारा मन कहीं नहीं लगता है, एक जगह पर हम ध्यान केंद्रित कर बैठ नहीं सकते हैं, सर में दर्द होता है और अनिद्रा स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। देन विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं इसे, और इसका काम होता है आपकी यूथनेस को बनाए रखना, स्किन को लूज नहीं होने देना, रिंकल्स नहीं पड़ने देना। ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन B3। इसको हम लोग पेंटाथोनिक एसिड और नाइसिन के नाम से जानते हैं। पेंटाथोनिक एसिड और नाइसिन जो होता है वो एक दूसरे के कन्फर्मर्स हैं, तो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसका कंबाइन करके विटामिन B3 नाम दे दिया गया है। इट्स डिफिशियंसी इंटरप्ट द ग्रोथ एंड हेयर टर्न्स टू ग्रे। इसकी कमी से ग्रोथ रुक जाती है और बालों का रंग जो होता है गहरा वो ग्रे कलर का हो जाता है। और इसकी कमी से एक और डिजीज होती है प्लेग्रा। प्लेग्रा में क्या होता है कि आपका जो कि स्किन की पहली लेयर होती है डर्मेटाइटिस, वो लेयर जो होती है वो डिकम्पोज कर जाती है। वो जो लेयर होती है डेड होती है, लेकिन वो डिकम्पोज करके जल्दी से गिर जाती है। तो आपका जितना भी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन का लोड है वो सारा का सारा लेयर 2 पे आ जाता है। लेयर 2 में होती है लाइफ, तो लेयर 2 की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। ठीक, उसके बाद आता है विटामिन B4। B4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कोलिन के नाम से जानते हैं। और कोलिन वो ग्लास साफ करने वाला कोलिन नहीं है, ये दूसरा कोलिन है। और ये जो होता है ये हमारे ब्रेन और मसल के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। तो वो एक हार्मोन्स के थ्रू होता है। और सोडियम पोटेशियम हम आगे आप पढ़ोगे तो उसमें हेल्पफुल करता है। यही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो कि नट्स में पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि बादाम खाया करो दिमाग तेज हो जाएगा। तो उससे दिमाग कैसे तेज हो जाता है, तो ये आलमंड में होता है विटामिन B4 कोलिन। कोलिन का काम होता है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड मसल्स, तो वो इम्प्रूव कर देता है आलमंड आपका कोलिन के थ्रू। इस वजह से बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। नेक्स्ट विटामिन B5, इसको लोग निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। निकोटीन को अगर आप लोग याद करो तो आपको तम्बाकू में मिलेगा, निकोटीन होता है वो, और यहाँ पर है निकोटिनिक एसिड, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ओके, इसका काम क्या होता है, बॉडी वेट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसकी कमी हो जाएगी तो बॉडी में अचानक से स्वेलिंग आने लगती है। ठीक, एक नॉर्मल सा आदमी है वो कहेगा भाई मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरी बॉडी स्वेल कर गई है। और कोई कहेगा कि मैं तो इतना खाता पीता हूँ लेकिन मेरी बॉडी में कुछ फैट ही नहीं आ रहा है। तो ये जो विटामिन B5 है ये आपकी बॉडी के वेट को मेंटेन करने का काम होता है। दूसरा, ये आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। ये जितने भी आपको ट्रांस फैट्स से मैंने बताया था ना कि ये लो LDL बन जाता है, लो डेंसिटी लिपिड्स, ये उसको तोड़ने का या ब्रेक करने में हेल्पफुल होता है ट्राइग्लिसराइड में। उसके बाद आ जाइए विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ये हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्पफुल रहता है, नए हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में।
उसके बाद आ जाइए B7 में। B7 को बायोटिन के नाम से जानते हैं। ये आपने सनसिल्क के ऐड में सुना होगा कि विद बायोटिन, तो ये इसको एक और नाम भी है इसका, अल्टरनेटिव विटामिन एच। अगर पूछा जाए विटामिन एच क्या होता है, तो विटामिन एच जो होता है वो यही होता है, B7। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कहीं पर भी हमारे बॉडी में फाइबर इसको मिलेगा, उस फाइबर को ग्रोथ देना, अगर वो लिविंग फाइबर है, जैसे कि मसल का फाइबर और हेयर का फाइबर, ये उसको ग्रोथ देता है। तो इससे बाल जो रहते हैं आपके, हेयर की शाइनिंग जो होती है वो बढ़ती है, अच्छे रहते हैं। तो शैम्पूज़ वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी जो डिफिशियंसी है तो आपके तो बालों पे इफेक्ट करेगा, दूसरा डिप्रेशन हो जाता है, और आपका नर्वस सिस्टम जो होता है उसको डैमेज कर देता है। तो किसी भी चीज़ को टच करोगे तो फील नहीं होगी। विटामिन B8 में आ जाइए, इसको इनोसिटॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके नर्व में पेन होने लगेगा। जैसे कि अगर वो कोई भी काम करेगा, जैसे उसने अपना हाथ को बेंड किया, पेन उठाई, कुछ भी किया काम, तो उसके हाथ पैरों में दर्द होगा। किसकी कमी से होता है? विटामिन B8 की कमी से होता है। दूसरा, इसकी डिफिशियंसी जो होती है ADHD को प्रमोट करती है। ADHD क्या होता है? जब आपको चाइल्ड विद डिफरेंट एबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर इसका हम लोग अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। और ये अगर समझना है तो यहाँ पर साइड में एक कॉमिक दी हुई है, उससे आप समझ सकते हो ADHD से जो भी पेशेंट होता है उसको क्या फील होता है। बाकी सारे लोगों से वो थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रक्टिव सोच रखता है। देन P9 में आ जाइए, फॉलेट इसको बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और ये फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये RBC और WBC के फॉर्मेशन में भी वर्क करता है। ठीक है, तो इमोशनल हेल्थ का मतलब होता है, कुछ लोग की होती है वीक इमोशनल हेल्थ, कुछ की होती है स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ। स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ में क्या होता है कि ये आपकी गली में एक कुत्ता मर गया है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाला आदमी है, वो वहाँ से गुजर रहा है, वो थोड़ी देर दुख प्रकट करेगा, कहेगा कि ओके कुत्ता मर गया, आगे निकल जाएगा। वीक इमोशन वाला होता है, गर्ल्स होती हैं जनरली, तो वो वहाँ से निकलेंगी, घर जाके रोएंगी, फिर उसके बाद 2 दिन तक खाना नहीं खाएगा आदमी। किस लिए? क्योंकि उसकी गली में कुत्ता मर गया है। ठीक, स्ट्रॉन्ग मतलब उसका वीक इमोशनल हेल्थ है, उसकी इमोशनल हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस सदमे को बर्दाश्त कर पाए। ठीक, तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है B9 फोलेट। फोलेट आपको मिलेगा फॉलिक एसिड के साथ में। ठीक है, अभी फॉलिक एसिड भी आएगा। तो B10, विटामिन B10 जो होता है उसको बोलेंगे पर अमीनो बेंजोइक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। हमारी जो भी लीवर होता है उसके अंदर बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, जैसे कि कर्ड में लैक्टोबैलिसिस पाया जाता है। काम क्या होता है कि हम जो भी खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, तो ये जो लैक्टोबैलिसिस का वर्क होता है उसी के तरीके बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं खाने को पचाने में। तो ये जो पर अमीनो बेंजोइक एसिड है, ये इन लोगों के लिए एक सप्लीमेंट का वर्क करता है। इस इन्वायरमेंट में या फिर इसके पीएच में ये लोग काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। अच्छा, एक फैक्ट और है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पेट में पाए जाते हैं, ये तब तक आपके फ्रेंड्स हैं जब तक कि आप जिंदा हो। जैसे ही आप मरोगे ये आपकी बॉडी को सबसे पहले खाना शुरू करेंगे। वो डेड बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है, वो इन्हीं की वजह से होती है। देन B11 को हम लोग फॉलिक एसिड करें। फॉलिक एसिड आ गया, देखिए फोलेट के बाद में फोलेट क्या था? B9 था, फॉलिक एसिड आ गया B11। तो ये क्या करता है कि B12 को हेल्प करता है फंक्शनिंग में। B12 के साथ ये लोग DNA और RNA की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। DNA क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें कि आपका जेनेटिक कोड मिला हुआ रहता है, या फिर जहाँ पर स्टोर रहता है आपका जेनेटिक कोड। प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, जो fetus होता है उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है इसी विटामिन की हेल्प से बनता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको हम B कॉम्प्लेक्स देते हैं, और अलग से फॉलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट B12 साइनोकॉब्लिमिन। साइनोकॉब्लिमिन जो होता है दैट इज नॉन एज, ये जो हमारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कराने के काम आता है। सपोज दैट आप कोई रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका कार्बोहाइड्रेट टैंक खत्म हो गया है, देन आपकी बॉडी किसके ऊपर जाएगी? फैट के ऊपर जाएगी। फैट को आपका कंज्यूम करना चाहती है, तो कंज्यूम कैसे करेगी? डायरेक्ट फैट को डायरेक्ट तो कर नहीं सकती है, तो उसको कन्वर्जन कैसे होगा एनर्जी में? वो विटामिन B12 की हेल्प से होता है, साइनोकॉब्लिमिन की। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो ब्लड है, ब्लड सेल्स उसमें से गायब हो जाती हैं।
मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड जो होगा उसका वॉल्यूम तो आपको बराबर मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक जो आरबीसी, एक जो सेल है वो 4 सेल्स की जगह खा के बैठी होगी। ठीक है, उसमें आपकी 4 सेल अगर मरेगी तो एक सेल का साइज बढ़ जाएगा और बाकी नई 3 सेल नहीं बनेगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट इज द सोर्स। होल ग्रेन्स में, मीट में, एग्स में, डेयरी प्रोडक्ट में, जितने भी आपके बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बताए वो सारे के सारे इन सब में पाए जाते हैं। केवल और केवल सीड और नट्स में आपको B4 कोलिन मिलेगा, स्पेशल। देन डार्क लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्पोर्ट्स में क्या यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिक से सीधा रिलेट कर रहा है। हमको प्रोटीन और फैट्स इसको पचाने में सहायता कर रहा है, हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र में हेल्पफुल है, आरबीसी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। तो इसके अगर हम लोग ओवरडोज देते हैं तो जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एक्सेस इसका। डिफिशियंसी है तो डिटोरिएट कर ही देगा, लेकिन अगर एक्सेस में दिया जाए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को तो ये पर्सन टू पर्सन मेटाबॉलिक रेट जिसकी ज़्यादा होगी उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट करेगा। जिसकी मेटाबॉलिक रेट कम होगी या फिर जिसका आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं करेगा उस पर ये वर्क नहीं करेगा। विटामिन सी पे आ जाइए, इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये अब सबसे बड़ी काम है इसका, इम्यून सिस्टम को हेल्प करना, बिल्डअप करने में। ठीक है, वाटरलेस होता है, वाइट इन कलर होता है, ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, प्रोटीन के साथ मिलकर। अगर हमको कभी गुस्सा आता है या हमें डर लगता है तो हमारी बॉडी को जो एनर्जाइज करने का काम होता है, जो भी आपका हार्मोन्स रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है उसके रिलीज करने का काम जो होता है विटामिन सी करता है, जिससे कि हम उस एंगर को फाइट करने के लिए रेडी हो जाएं। ये कैल्शियम और आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी भी कैल्शियम में हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन आयरन को विटामिन सी केवल करता है। इट इसके डिफिशियंसी से जाना माना रोग है, इसकर भी हो जाता है। उसके अलावा इसका जो यूज़ है ये स्किन फ्रेंडली है, रिपेयर करने में काम आता है, तो इसका यूज़ जो है अलग अलग कॉस्मेटिक्स में और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में होता है। सोर्स क्या है, जितने भी साइट्रस फूड हैं उन सब में ये पाया जाता है। कैप्सिकम हो गया, कुछ हरी सब्जियां हो गई, ब्रूसल्स है, स्प्राउट्स हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। विटामिन सी का स्पोर्ट्स में क्या यूटिलिटी है, तो विटामिन सी जो होते हैं ये आपके ऑक्सीजन की सप्लाई में हेल्प कर रहा है, मसल के डैमेज को रिपेयर कर रहा है, इम्यून सिस्टम को परफेक्ट कर रहा है। तो इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, जब आप किसी भी एक्सरसाइज या गेम को खेल कर वापस आते हो तो उस टाइम पर आपके इम्यून सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पर बैक्टीरिया का जनरेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए ये स्पोर्ट्स पर्सन को ज़रूरी है। दूसरा इसका काम होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो भी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें होता है ऑक्सीडेशन, और एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी को डिकम्पोज करता है, एजिंग लाता है। ठीक, तो जैसे कि एक फैक्ट बताया जाए आपको, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग एज में डाई करते हैं। कोई होता है 60 ईयर्स में डाइट करता है, कोई 100 साल जीता है, MDH वाला बुढ़ा है अभी तक जिंदा है। तो ये सब डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिक रेट पे। आपने जितना ज़्यादा एनर्जी को कन्वर्ट किया अपनी बॉडी से उतनी ज़्यादा आपकी आपकी फिक्स है, कांस्टेंट कैपेसिटी है आपकी बॉडी की। जैसे आप बर्थ लेते हो आपकी कांस्टेंट कैपेसिटी होती है आपके आर्किटेक्चर के बेस पे। जैसे एक मशीन है, एक मोटरसाइकिल है, उसको हमने जनरेट किया, उसको कमीशन किया, तो हमने उसको बता दिया भाई ये 2000 लीटर तक इसका इंजन जो है वो फ्यूल को कंज्यूम कर सकता है, उससे जितना चला सकते हो चला लो, 2000 लीटर पेट्रोल के बाद ये इंजन बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक कैपेसिटी है कि इतना आपने फूड जो है वो कंज्यूम करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, देन योर मसल्स विल सेल्स विल बी डाइड। ओके, तो इस प्रोसेस को अगर रोका जाए, ऑक्सीडेशन को रोक दिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो उस एलिमेंट को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन सी क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये मसल सेल में होने वाले डैमेजेस को और फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेजेस से बचाता है। उसके अलावा ये जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो करता है। तो कुल मिलाकर अगर इसकी डिफिशियंसी किसी स्पोर्ट पर्सन में हो गई है तो उसकी परफॉर्मेंस निगेटिवली इफेक्ट करेगी, और इसकी जो एक्सेस है उसका कोई भी अच्छा प्रभाव, मतलब आउटस्टैंडिंग इफेक्ट नहीं देखा गया। उसके अलावा कुछ हमारी
बॉडी में अगर इसको एक्सेस अमाउंट में ले लिया जाता है, तो क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो हमारी बॉडी में अगर ये एक्सेस में चला जाता है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि वो उसको मतलब अनइम्पॉर्टेंट केमिकल या अनइम्पॉर्टेंट कंपाउंड समझ के बाहर निकालने की कोशिश करती है और हमारी बॉडी में वाटर लॉस शुरू हो जाता है। तो एक्सेस अमाउंट में भी लेने से ये बैड इफेक्ट करती है, निगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो ये था आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया है। आगे एक और लेक्चर है, उसके अंदर हम इसका सेकंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है मिनरल्स, उन मिनरल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार में ज़्यादा हो जाएगा फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।